कोमल चिड़िया अपने खेत में गोभी की खेती किया करती थी। वो अपने खेत से गोभी को तोड़कर पक्षियों में बेचा करती थी। ऐसे चिड़िया के घर का गुजारा होता था। बिजली बहन, आज मेरे खेत में काम कुछ ज्यादा है, मेरी थोड़ी सी मदद करवा दो। नाना चिड़िया, तुम्हारे खेतों में बहुत मट्टी है। मट्टी पड़ने से मेरा ये सुंदर रंग खराब हो जाएगा। ठीक है बिजली बहन, मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ। फिर कोमल चिड़िया अपने खेत में जाती है और गोभी तोड़ने लगती है। कोमल चिड़िया अपने खेत में गोभी तोड़ रही थी, तभी वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता आती है। वो देखने में कोई जादुई फाख्ता लग रही थी। चिड़िया बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ, मेरी मदद करो। मुझे अपने खेत की एक गोभी दे दो। माँ जी, आप बैठिए, मैं आपको एक या दो गोभी का फूल देती हूँ। आप जी भरकर गोभी की सब्जी बनाकर खाइएगा। फिर कोमल चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को 2 गोभी के फूल तोड़कर दे देती है। बूढ़ी फाख्ता वो गोभी के फूल लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। अरे, ये माँ जी कहाँ चली गई? ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने कामों में फिर से लग जाती है। ऐसे कोमल चिड़िया का गुजारा बहुत अच्छे से हो रहा था। वो अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे भोजन बनाती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल में तो हर तरफ पानी ही पानी भर जाता है। कोमल चिड़िया अपने घर की खिड़की में बैठी बाहर से बारिश देखकर बहुत डरी हुई थी। ऐ ऊपर वाले, कृपया करो हम पर। अगर बारिश ना रुकी तो मेरी गोभी की फसल खराब हो जाएगी। फिर मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ जाऊँगी? जंगल में सारी रात बारिश बरसती रहती है। अगली सुबह जब बारिश रुक जाती है तो कोमल चिड़िया अपने खेत में जाकर देखती है तो उसका खेत पूरी तरह से पानी से भर चुका था। उसकी सारी गोभी पानी में बह चुकी थी। ये सब देखकर कोमल चिड़िया रोने लगती है। ये क्या हुआ? मैं बर्बाद हो गई। अब तो मेरे पास कोई और काम भी नहीं है। अब मैं कैसे अपने बच्चों को पालूंगी? फिर रोती हुई कोमल चिड़िया अपने घर चली जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो कोमल चिड़िया के घर से राशन भी खत्म हो चुका था। मम्मा, भूख लगी है, हमें भोजन दो। बच्चे अपनी माँ से भोजन मांग रहे थे, लेकिन कोमल चिड़िया चुप बैठी थी। बच्चों, तुम दोनों घर पर ही बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। माँ चिड़िया अपने घर से निकलती है और पड़ोसन बिजली काकी के घर जाती है। बिजली बहन, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मुश्किल में तुम हो, मैं नहीं। चल चल भाग यहाँ से। बिजली बहन, जब तुम्हारी तबीयत खराब थी तो मैंने तुम्हारे लिए कितना दाना भेजा था और तुम्हारा ख्याल भी रखा था। आज मुझ पर कृपा करो और मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। बस बस चुप कर जा, ना जाने कहाँ से आ जाते हैं गरीब पक्षी। चल चल भाग यहाँ से। कोमल चिड़िया चुप कर जाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरे जंगल में कोमल चिड़िया का दोस्त कबूतर रहता था। वो वहाँ जाती है, लेकिन घर के बाहर तो एक उल्लू बैठा हुआ था। उल्लू भाई, यहाँ तो कबूतर भैया रहते थे, वो कहाँ है? कबूतर तो कब का ये घर छोड़कर चला गया है। उसने मुझे ये घर बेच दिया था। अब तो कबूतर भैया भी यहाँ से चले गए। मेरे पास तो कोई दूसरी उम्मीद भी नहीं है। अब तो लगता है मैं और मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। कोमल चिड़िया उदास मन के साथ घर वापस लौट रही थी कि रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। कोमल चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। घर के अंदर से वही बूढ़ी फाख्ता निकलती है जो कोमल चिड़िया से कुछ दिन पहले गोभी लेने आई थी। माँ जी, आप? हाँ बेटी, मैं जानती थी तुम मेरे पास जरूर आओगी। आ जाओ, अंदर आ जाओ। माँ जी, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया। बारिश ने मुझसे मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। बेटी, जीवन में परीक्षा आती रहती है, दुख और सुख आते जाते रहते हैं। अगर आपने कोई नेकी की हो तो वो नेकी हमेशा आपके साथ रहती है। ये लो बेटी, ये डिब्बे में तुम्हारे लिए कुछ है, लेकिन इसे घर जाकर ही खोलना। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। कोमल चिड़िया वो डिब्बा लेकर अपने घर चली जाती है। कोमल चिड़िया जब घर जाकर वो डिब्बा खोलती है तो उसमें सोने के गहने थे। ये देखकर कोमल चिड़िया हैरान हो जाती है। लगता है वो बूढ़ी फाख्ता उस दिन मेरी परीक्षा लेने आई थी।
फिर कोमल चिड़िया कुछ गहने लेकर सुनार के पास जाती है। वो गहने बेचकर अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आती है। ऐसे कोमल चिड़िया अपना जीवन अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी गुजारने लगती है। घमंडी बिजली कवि जो हमेशा किसी भी पक्षी से बनाकर नहीं रखती थी, वो कोमल चिड़िया से जलने लगती है। चिड़िया, तुमने ये सब कहाँ से लिया? बिजली, मुझे ये सब मेरी नेकी के बदले में मिला है, लेकिन तुम याद रखना, अच्छे बुरे दिन आते जाते रहते हैं, इसलिए कभी किसी से नफरत मत करो। बुरा वक्त किसी समय भी आ सकता है। मानो चिड़िया के पास एक गुलाब जामुन था। वो अपना गुलाब जामुन लेकर घर लौट रही थी कि रास्ते में उसे बादल कौवा मिल जाता है। चिड़िया, चलो एक खेल खेलते हैं। बादल भैया, मेरी बेटी भूखी है, मेरे पास खेलने का समय नहीं है, मुझे घर लौटकर जाना है। देखते हैं पीपल के पेड़ को पहले कौन पंख लगाता है। अगर पहले मैं गया तो तुम्हारा ये गुलाब जामुन मेरा, और अगर मैं हार गया तो ये अनाज से भरी हुई पोटली तुम्हारी। ढेर सारा अनाज देखकर चिड़िया भी लालच में आ जाती है। तो फिर ठीक है, देखते हैं आज कौन जीतता है। फिर मानो चिड़िया अपना गुलाब जामुन और बादल कौवा अपनी अनाज से भरी हुई पोटली वहीं रखते हैं। कौवे, मुझे धोखा ना देना, सीधा उड़ना, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे टकरा जाओ। तुम चिंता नहीं करो, ऐसा करने की मुझे कोई जरूरत नहीं होगी, मैं जीत जाऊंगा। फिर दोनों में रेस शुरू होती है। बादल कौवा बहुत तेजी से उड़ता है। वो तो तेजी से उड़ता हुआ मानो चिड़िया से आगे निकल जाता है। मानो चिड़िया अभी आधे रास्ते में ही थी कि बादल कौवा पीपल के पेड़ पर पहुंच जाता है। मैं जीत गया, मैं जीत गया, अब तुम्हारा गुलाब जामुन मेरा हुआ। मैं हार गई। कौवे, मुझे मेरे लालच ने धोखा दिया। हाँ, तुम मेरा गुलाब जामुन लेकर जा सकते हो। फिर बादल कौवा खुशी खुशी चिड़िया का गुलाब जामुन और अपना अनाज लेकर चला जाता है। बिजली, बिजली, कहाँ हो तुम? देखो मैं क्या लाया हूँ। मैं बुलबुल मौसी से अनाज और चिड़िया से गुलाब जामुन लाया हूँ। आज फिर मेरा बादल जी जीत गया होगा। हाँ बिजली, आज मैंने चिड़िया से रेस लगाई। छोटी चिड़िया तो अभी आधे रास्ते में ही थी कि मैं जीत गया। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बादल कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर यार, क्या तुम बादलों तक उड़ सकते हो? हाँ, मैं बहुत ऊंचाई तक जा सकता हूँ। कई बार तो मैं बादलों से भी ऊपर तक गया हूँ। तो फिर देखते हैं बंटी कि आज कौन बादलों तक जाता है। तभी मानो चिड़िया और चीकू तोता भी वहाँ आ जाते हैं। बंटी भैया, आप ऐसा मत करें, आप हार जाओगे। जो हारेगा वो दूसरे को 3 दिन तक दाना ला कर देगा। चिड़िया बहन, तुम चिंता नहीं करो, मैं नहीं हारने वाला। चल बे बादल, देखते हैं कि आज कौन जीतता है। फिर वो दोनों उड़ते हैं। जब वो दोनों थोड़ी ऊंचाई पर जाते हैं तो हवा बहुत तेज हो जाती है। तेज हवा में ऊपर जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन बादल कौवा तो बिना सोचे ही ऊपर से ऊपर उड़ते जा रहा था। बंटी कबूतर तो डर जाता है और वापस नीचे लौट आता है। देखते ही देखते बादल कौवा तो बादलों के पास पहुंच जाता है। तेज हवा बादल कौवे को दूर तक ले जाती है। बंटी भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसा ना करें। अब देखें, बादल कौवा तो हवा में उड़ गया है। बादल कौवा तो हवाओं के साथ साथ उड़ता उड़ता दूर निकल जाता है। कौवे की किस्मत अच्छी थी, वो अचानक नीचे गिरता है और नीचे एक नरम घास के खेत में जाकर गिरता है। बच गया मैं। अगर मैं जमीन पर गिरता तो मेरी हड्डी टूट जाती। कौवा फिर उड़ता है और वो चिड़िया, तोते और कबूतर के पास जाता है। बादल भैया, आप जिंदा हो? हम तो समझे थे कि आप नहीं बचोगे। अब मुझे बादल कहते हैं। बादलों तक पहुंचना तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। चल बे कबूतर, अब मेरा नौकर बन जा और मेरा दाना मेरे घर तक पहुंचा दे। फिर बादल कौवा अपने घर लौट जाता है। बादल जी, आज दाना नहीं लाए? वो गंदी आंखों वाला कबूतर मुझसे शर्त हार गया था, इसलिए 3 दिन तक वो ही हमें दाना ला कर देगा। ये सुनकर बिजली कवि बहुत खुश होती है। मेरे बादल जी किसी से नहीं हारने वाले। मेरा पति तो बहुत बहादुर है।
तभी कबूतर भी दाना लेकर आ जाता है। गंदी आंखों वाले, मेरे पति से मुकाबला करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जरा देखो तो मेरे बादल जी के पंख कितने बड़े बड़े हैं। मेरे पति से कोई भी नहीं जीत सकता। बिजली, अगर हवा तेज न होती तो मैं ही जीतने वाला था। बादल की तो किस्मत अच्छी थी जो घास पर गिरा। अगर किसी पत्थर से टकरा जाता तो बादल जीत कर भी हार जाता। मुफ्त का भोजन खाने के लिए बादल कौवा कुछ भी कर सकता था। एक दिन मानो चिड़िया और चीकू तोता बैठे हुए थे कि बादल कौवा वहाँ जाता है। बादल कौवे, कोई है इस जंगल में जो उस बड़े नारियल के पेड़ से छलांग लगा सके? मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो फिर देखते हैं, आज तो मैं ही जीतूंगा। तोते भैया, वो पेड़ बहुत ऊंचा है, किसी के चोट भी लग सकती है। आप रुक जाएं, आप ऐसा काम ना करें। नहीं चिड़िया बहन, आज तो बादल कौवा हारेगा, जरूर हारेगा। तो फिर आजा मोटी चोंच वाले, देखते हैं। फिर वो दोनों नारियल के ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। चीकू तोता जब नीचे देखता है तो वो डर जाता है। वो रुक जाता है, लेकिन बादल कौवा बिना कुछ सोचे ही ऊपर से छलांग लगा देता है। कौवा तो सीधा जमीन पर जाकर गिरता है और कौवे की दोनों टांगे टूट जाती हैं। हाय मेरी टांगे, मेरी टांगे, मैं मर गया, मुझे कोई बचा लो। फिर तोता और मानो चिड़िया वहाँ आते हैं। कौवे भैया, आपकी तो दोनों टांगे टूट गई हैं। कौवे, तुम तो जीत कर भी हार गए, टांगे टूट गई है तुम्हारी। अब तुम किसी से भी मुकाबला नहीं कर सकते। जिससे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने ऐसा किया। अब मुझे मेरे घर पहुंचा दो। ऐसे बादल कौवा अपने किए पर पछताता रहता है। हरे भरे जंगल में इन दिनों पक्षियों के लिए दाना पानी जमा करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि अकाल की वजह से पेड़ों पर फल और दाने खत्म हो रहे थे। कोमल चिड़िया के घर में भी राशन खत्म हो चुका था, परंतु चिड़िया ने हिम्मत नहीं हारी थी। सिर्फ ये चावल बचे हैं, अगर मैं इसकी खिचड़ी बनाऊंगी तो बच्चों का पेट भर जाएगा। परंतु मेरे और बंटी जी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, हमें जल्दी कुछ और दाना ढूंढना होगा। तभी बंटी चिड़िया घर के अंदर आता है। कोमल, मैं पूरे जंगल का चक्कर लगा कर आया हूँ, कहीं भी एक दाना नहीं मिला। ना जाने अब हमारा क्या होगा। जहाँ पूरा जंगल भूख से मर रहा था, वहीं बिजली कवि और बादल कवि के घर रोज नए नए पकवान बन रहे थे। बिजली कवि कोमल चिड़िया को चिंतित देखकर उसके पास आती है। कोमल बहन, सुना है तुम्हारे घर में चूल्हा जलाने के लिए दाना भी नहीं है। हाय हाय, कितनी अफसोस की बात है। जरा मुझे देखो, मेरे बादल जी रोज मेरे लिए ताज़ा मकई के लड्डू और मीठी खीर लेकर आते हैं। बिजली बहन, ऊपर वाले का शुक्र है, जो भी है हम इसी में खुश हैं। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, अच्छे दिन भी आएंगे। हा 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 हा, देखते हैं कब आते हैं तुम्हारे अच्छे दिन। ऐसा कहते हुए बिजली कवि वहाँ से चली जाती है। बिजली कवि के जाने के बाद कोमल चिड़िया बाहर बैठी सोच रही थी कि अचानक वहाँ एक बूढ़ा कबूतर आता है। बेटी, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूखा हूँ। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? अगर मुझे दाना ना मिला तो मेरी जान निकल जाएगी। हाँ बाबा जी, आप यहीं बैठे, मैं आपके लिए गरम खिचड़ी लेकर आती हूँ। कोमल चिड़िया रसोई में जाती है। जो थोड़ी सी खिचड़ी उसने अपने बच्चों के लिए रखी थी, वो लाकर उस बूढ़े कबूतर को खिला देती है। बूढ़ा कबूतर वो दलिया खाने के बाद ठीक हो जाता है और इसकी आंखें चमकने लगती हैं। कोमल बेटी, तुमने अपने बच्चों का निवाला मुझे खिला दिया। तुम्हारी इस नेकी से खुश होकर मैं तुम्हें ये जादुई बर्तन दे रहा हूँ। जब भी तुम इस बर्तन से कहोगी, उबल जाओ मेरे प्यारे बर्तन, उबल जाओ, जो तुम चाहोगी वो ये बर्तन तुम्हें देगा। और जब तुम कहोगी रुक जाओ मेरे प्यारे बर्तन, रुक जाओ, तो ये रुक जाएगा। क्या सच में बाबा जी? हाँ चिड़िया बेटी। वो बूढ़ा कबूतर ये कहकर वहाँ से गायब हो जाता है। कोमल चिड़िया बहुत खुश होती है। वो बर्तन को लेकर अपने घर जाती है। वो कबूतर के बताए हुए जादुई अल्फाज बोलती है।
तो बर्तन से बहुत सारे भोजन बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। चिड़िया के बच्चे पेट भरकर भोजन खाते हैं और पंडित चिड़ा बचा हुआ भोजन जंगल के दूसरे गरीब पक्षियों में बांट देता है। देखते ही देखते ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। एक दिन बिजली कवि खिड़की से चिड़िया को देख लेती है। बिजली कवि से चिड़िया की ये खुशी बर्दाश्त नहीं होती। इसका लालच जाग उठा था। वो रात के अंधेरे में चिड़िया का जादुई बर्तन चुराकर अपने घोंसले में ले आती है। बिजली, ये क्या, तुम खाली बर्तन क्यों चुरा कर लाई? लाना ही था तो कुछ भोजन चुरा कर लाती। बहुत भूख लगी थी। बादल जी, चिंता क्यों करते हो? ये खाली बर्तन ही अब हमें भोजन देगा। क्या? खाली बर्तन भोजन कैसे दे सकता है? ये कोई आम बर्तन नहीं, जादुई बर्तन है। देखना, अब मैं तुम्हें जादू दिखाती हूँ। फिर बिजली कवि उस बर्तन से बोलती है, उबल जाओ मेरे प्यारे बर्तन, उबल जाओ। बिजली कवि के ये अल्फाज बोलते ही वो बर्तन भोजन से भरने लगता है। बिजली को भोजन मांगने का मंत्र तो आता था, लेकिन रोकने का मंत्र वो भूल गई थी। बादल जी, देखो ना कितना भोजन निकल रहा है। अब हम अमीर हो जाएंगे। हम जंगल में ये भोजन बेचेंगे। वो दोनों पति पत्नी खुशी से नाचने लगते हैं। बिजली, अब बहुत भोजन निकल आया है, इसे बंद करो। ये हमारे पूरे घर में फैल जाएगा। अरे बर्तन, बंद हो जा, खत्म हो जा, रुक जा, ओए बंद हो जा। बिजली को रोकने का मंत्र नहीं आता था, इसलिए वो बर्तन नहीं रुकता। वो भोजन और बढ़ता जाता है। पूरा घोंसला भोजन से भर जाता है और कौवे चिल्लाने लगते हैं, बचाओ, कोई हमें बचाओ, नहीं तो हम इस भोजन तले ही दब जाएंगे। आवाज सुनकर कोमल चिड़िया दौड़ती हुई वहाँ आती है। अरे कौवो, ये तुमने क्या किया? मेरा बर्तन चुराया। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे घर में चोरी की, परंतु अब मुझे इस बर्तन को रोकना नहीं आता। रुक जाओ मेरे प्यारे बर्तन, रुक जाओ। चिड़िया के इतना कहते ही वो बर्तन रुक जाता है। कोमल चिड़िया कौवों को लेकर बाहर आती है। तब चक्का जी, ओ मेरे राजा, मैं आपको इस तूफान में ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ, परंतु आप तो इस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। क्या आपको मालूम है ना कि आपकी पिंकी आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। चलिए ना मेरे साथ, मैं आपको एक सुरक्षित जगह ढूंढ कर देती हूँ। पिंकी, मुझे मालूम था इस पूरे जंगल में बस तुम ही मुझसे सच्चा प्रेम करती हो। बाकी सब पक्षी तो मुझसे जलते हैं। ये देखो, ये सफेद मोतियों का हार, ये मैं जादुई गुफा से चुरा कर लाया था। पता है, जो भी इस हार को बरसात की रात में अपने पास रखेगा वो पूरे जंगल का मालिक बन जाएगा। ये हार मैं किसी पक्षी को नहीं दूंगा, ये बस तुम्हारा और मेरा है। पिंकी कवि हार को देखकर मन में सोचने लगती है, हाँ चक्का जी, ये हार सिर्फ हमारे लिए ही है, यानी सिर्फ मेरे लिए। तुम बस एक बार ये शरबत पी लो, फिर देखना मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। क्या हुआ पिंकी जी, तुम क्या सोचने लगी? कुछ नहीं चक्का जी, आप बहुत थक गए होंगे। ये लें, ये शरबत पिए, बहुत मेहनत से बनाकर लाई हूँ मैं आपके लिए। जग्गा कौवा वो शरबत पी लेता है। शरबत पीते ही उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वो सो जाता है। तभी झाड़ियों के पीछे से बादल कौवा और बिजली कवि बाहर आते हैं। अरे ओ पिंकी, ये क्या चल रहा है? बरसात की इस अंधेरी रात में तुमने चक्का को इस कीचड़ में क्यों सुला कर रखा है? और ये क्या, ये मोती की माला तो चक्का की है, तुम इसे चुरा रही हो। अरे बिजली, आहिस्ता बोलो, क्यों मुसीबत को दावत दे रही हो? पहले ही जंगल में बिजली कड़क रही है, कहीं तुम्हारी आवाज सुनकर आसमान ही ना गिर जाए। चलो यहाँ से, हमें क्या लेना देना इनके मामले से। अरे बादल भैया, बिजली भाभी, आप गलत समझ रही हैं। चक्का जी तो तूफान की वजह से थके हुए थे, बस सो गए। मैं तो बस इनकी रक्षा कर रही थी। अगर हाँ, आप खामोश रहेंगे तो मैं इन मोतियों में से आधे मोती आपको दे सकती हूँ। मुझे पता है इस तूफान में आपका घोंसला टूट गया है। आप इन मोतियों को बेचकर एक पक्का घर बनवा सकते हैं। क्या कहा पिंकी? सच में आधे मोती हमारे? बादल जी, सुन रहे हो, पिंकी कितनी अच्छी बात कर रही है। हमारा पक्का घर बनेगा।
बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन जग्गा कौवा जब होश में आएगा तो हमें छोड़ेगा नहीं। वो तीनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ चील आ जाती है। बेवकूफ काफो, तुम सब इस मिट्टी के ढेर पर बैठकर इन मोतियों के बंटवारे की बातें कर रहे हो। पिंकी, तुमने अच्छा नहीं किया। इस जग्गा कौवे को तुमने आसानी से सुला दिया, परंतु तुम ये भूल गई कि आसमान की रानी शीका चील है। अब ये हार मेरा है और तुम सब इस रात में मेरे कैदी बनोगे। नहीं नहीं शीका रानी, ये हार मैंने बहुत मुश्किल से छीना है। हमारी डील हुई थी ना कि तुम मुझे जंगल का आधा हिस्सा दोगी। पिंकी, डील को भूल जाओ। अब ये मोतियों की माला मेरी है। अब तुम सब पक्षी मेरा शिकार हो। चलो सब मेरे साथ, नहीं तो यही सबके पर नोच लूंगी। शीका चील उन कौवों को अपने साथ ले जाती है। वो एक गुफा में उन्हें बंद कर देती है और बाहर एक बड़ा पत्थर रख देती है। वहीं पेड़ के पीछे बुलबुल छुपी ये सारी बातें सुन रही थी। वो जल्दी से चिड़िया के पास जाती है और वो चिड़िया तोता कबूतर को सारी बात बता देती है। क्या कह रही हो बुलबुल? पिंकी ने जग्गा को धोखा दिया है। जग्गा भाई तो बहुत प्रेम करते थे पिंकी से। चिड़िया बहन, अब हमें क्या करना चाहिए? तो मैं तो कहता हूँ अपने अपने घरों को चलो। वो शीका चील बहुत बड़ी है। पिंकी को उसके लालच की सजा मिली है और वो कभी भी तो लालच में आ गए थे। नहीं कबूतर भैया, वो जैसे भी हैं तो हमारे जंगल के पक्षी और हमारे पड़ोसी। अगर आज हमने इनकी मदद ना की तो शीका चील इन्हें खत्म कर देगी। चलो, हम ताकत से नहीं बल्कि अपनी अक्लमंदी से उस चील को हराएंगे। चिड़िया बहन, कौन सा उपाय है तुम्हारे पास? दोस्तों, चील अंधेरे में तेज रोशनी से डरती है। तोते भैया, तुम जल्दी से जाओ और जंगल के तमाम जुगनुओं को इकट्ठा करो। और कबूतर भैया, आप जाकर नदी से लंबी बेलें ले आएं। और मैं जग्गा भाई को होश में लाने के लिए लीमू का रस ढूंढती हूँ। दूसरी ओर वो कौवे गुफा में बैठे अपनी गलती पर पछता रहे थे। बादल जी, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारी बात नहीं मानी। अगर हम आज अपने टूटे हुए घर में होते तो कम से कम आजाद तो होते। अब ये चील हमें नहीं छोड़ेगी। बिजली, रो मत। अगर हम आज बच गए तो मैं वादा करता हूँ मैं मेहनत करके तुम्हारे लिए पक्का घर बनाऊंगा। मुझे कोई हार नहीं चाहिए। दोस्तों, सारा कसूर मेरा है। जग्गा ने मुझसे सच्चा प्रेम किया और मैंने उसके साथ धोखा किया। आज उसी की मुझे सजा मिल रही है। वो कौवे बैठे ऐसे रो रहे थे, तभी गुफा के बाहर से चिड़िया की आवाज आती है। बादल भैया, बिजली भाभी, पिंकी, रोना बंद करो। हम सब तुम्हें बचाने आए हैं। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। चील अपनी अंधेरी गुफा में बैठी हुई थी। अचानक अंधेरा खत्म हो जाता है। कीकू तोता उन जुगनुओं को लेकर गुफा के अंदर आता है और देखते ही देखते वो गुफा रोशनियों से भर जाती है। ये क्या? इतनी तेज रोशनी कहाँ से आई? मेरी आंखें जल रही है। मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कबूतर, रस्सी लेकर आओ। फिर कबूतर रस्सी लेकर आता है। बुलबुल, कोमल चिड़िया सब मिलकर उस चील को रस्सी से बांध देते हैं। मुझे छोड़ो। छोटे पक्षियों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर वो सभी पक्षी चील को बांधकर गुफा के पास आते हैं और सब मिलकर उस बड़े पत्थर को हटाते हैं। तभी जग्गा कौवा भी आ जाता है। पिंकी, मेरा हार कहाँ है और तुमने मेरे साथ क्या किया है? जग्गा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ धोखा किया था। मैंने आपको बेहोश करके वो हार चुरा लिया था, परंतु कोमल चिड़िया और इसके सब दोस्तों ने मिलकर अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई है। चेले, ये हार आपका है और मैं आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मैं आपके लायक नहीं हूँ। पिंकी, तुमने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ी बात है। सच्ची मोहब्बत सजा नहीं, माफी सिखाती है। ये हार अब मैं चिड़िया और इसके दोस्तों को दूंगा जिन्होंने हमारी जान बचाई। नहीं जग्गा भाई, हमें ये हार नहीं चाहिए। सच्ची दौलत मोतियों में नहीं बल्कि आपस के प्यार और दोस्ती में होती है। इस बरसात ने हमें सिखा दिया कि जब हम मिलकर रहते हैं तो बड़ी से बड़ी चील भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोमल बहन, तुम सच में जंगल की हीरो हो।
मैं और बादल जी अब कभी लालच नहीं करेंगे और हमेशा आप सबके अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर दिल साफ हो और दोस्त कोमल चिड़िया जैसी सच्ची हो तो अंधेरी रात के बाद एक खूबसूरत चमकती हुई सुबह जरूर आती है। अरे बिजली, देखो इस टूटी चोंच वाले तोते को आधा घंटा लगाकर एक अमरूद तोड़ता है। अगर मेरी चोंच ऐसी होती तो मैं शर्म से जंगल ही छोड़ देता। सही कह रहे हो बादल जी, शक्ल देखो और काम देखो। चिंकी बहन, तुम इस तोते के साथ क्यों रहती हो? हमारे साथ चलो, नदी के पार बहुत ही सुंदर तोते रहते हैं। बिजली, अपनी जुबान को लगाम दो। मेरे चीकू जी की चोंच भले ही टूटी हुई है, परंतु इनका दिल बहुत साफ है और ये बहुत मेहनती हैं और अपनी मेहनत से हमारे बच्चों का पेट पालते हैं। तुम्हारी तरह किसी का हक नहीं छीनते। कोई बात नहीं चिंकी, कहने दो इन्हें। जो पक्षी दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, एक दिन कुदरत इनका गरूर जरूर तोड़ती है। चलो हम नदी के उस पार वाले पुराने बागीचे में चलते हैं। सुना है वहाँ बहुत मीठे अमरूद लगे हैं। ऐसा कहते हुए चीकू तोता और चिंकी तोती उड़ते हुए वहाँ से चले जाती हैं। वो एक नदी के पार बागीचे में पहुँच जाते हैं जहाँ ढेर सारे अमरूद लगे हुए थे। वहीं अमरूदों के बीच में एक ऐसा अमरूद लटक रहा था जो सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रहा था। चीकू जी, जरा इधर आइए। ये अमरूद कितना बड़ा और चमकदार है। ये तो आम अमरूद जैसा नहीं लग रहा। हाँ चिंकी, ये तो बहुत ही अजीब है। चलो इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। चीकू तोता अपनी टूटी हुई चोंच से उस बड़े अमरूद की लाठी को पकड़ता है, जिससे चिंकी तोती उस अमरूद को तोड़ लेती है। चीकू जी, ये अमरूद तो बहुत मीठा लग रहा है। मैं इसे खाकर देखती हूँ। चिंकी तोती अमरूद खाने लगती है, परंतु अमरूद खत्म ही नहीं हो रहा था। ये क्या चीकू जी, मैं तो जितना अमरूद खा रही हूँ ये तो फिर से वापिस आ रहा है। लगता है ये जादुई अमरूद है जो कभी ना खत्म होने वाला है। हाँ चिंकी, ये तो सच में जादुई अमरूद है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। इस अमरूद से अब हम कभी भूखे नहीं रह सकेंगे। चलो घर चलते हैं, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी जादुई अमरूद को लेकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। जंगल में ये बात आग की तरह फैल जाती है। जब कौवों को उस अमरूद के बारे में पता चलता है तो वो हसद की आग में जल भुन जाते हैं और उड़कर चील के पास जाते हैं। चील जी, गजब हो गया। वो जो टूटी चोंच वाला तोता है ना, उसे जंगल के बागीचे में से एक अमरूद मिला है। उस अमरूद की ताकत इतनी है कि जो भी उसे खाएगा कभी बीमार नहीं होगा और हमेशा जवान रहेगा। हाँ चील जी, बिजली ठीक कह रही है। वो अमरूद कभी खत्म नहीं होगा। जरा सोचिए ना चील जी, वो कीमती अमरूद उस तोते के पास अच्छा नहीं लगता। वो अमरूद तो हमारे जंगल के बहादुर चील के पास होना चाहिए। क्या एक मामूली तोते के पास इतना बड़ा खजाना? चलो मेरे साथ, अभी जाकर उससे अमरूद छीन लेते हैं। ऐसा कहते हुए चील कौवों के साथ तोते के घर जाती है। चीकू तोते के बच्चे अमरूद खाने ही वाले थे, तभी चील वहाँ पहुँच जाती है। ठहर जाओ तोते, ये अमरूद तुम्हारा नहीं अब मेरा है। तुम जिस बागीचे से ये अमरूद लाए हो वो जमीन मेरी है और उस बागीचे के सभी फल मेरे हैं। अगर तुमने ये अमरूद मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारा ये घोंसला तोड़ दूंगी और तुम्हें जंगल से निकाल दूंगी। चील जी, ऐसा मत कीजिए। हमने बहुत मेहनत से इसे ढूंढा है। मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं और वो अच्छा फल खाने के लिए तरस रहे थे। टूटी चोंच वाले तोते, चील जी के सामने जुबान मत चलाओ। जल्दी से अमरूद इनके हवाले करो। बिजली ने अभी ऐसा कहा ही था कि वहाँ कोमल चिड़िया आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? चिड़िया को देखकर तोता सारी बात बताता है। चील जी, वो बगीचा आपका नहीं बल्कि इस जंगल का हिस्सा है और जंगल का कानून कहता है कि जो पक्षी अपनी मेहनत से फल तोड़ेगा फल उसी का होता है।
छोटी चिड़िया, तू मेरे मामले में मत बोल।